हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलीमर के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और उस 30 क्वेश्चन के लिए हमको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको केवल और केवल उतना ही केमिस्ट्री को समय देना है और उतना ही उसको पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जा सके या पिछले 2 सालों में जितना पूछा गया है। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया तो देखा गया है कि अगर कोई टॉपिक को उठाया है तो इस टॉपिक से बहुत छोटा सा पॉइंट से ही हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है और ज्यादा कुछ आगे जा नहीं रहे क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत छोटा सा है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी नहीं है तो काइनेटिक्स का छोटा सा पार्ट दिए हैं, केवल रेट कांस्टेंट से 2 बार क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर में भी ऐसा ही है कि वहां पर केवल 3 पॉलीमर पे ज्यादा फोकस किया है और वो सिलेबस में भी लिखा है। एक है पीवीसी, एक है टेफ्लॉन और एक है पॉलीथीन। इन्हीं तीनों अगर हम पॉलीमर के बारे में पढ़ लें तो आपका ये सारे क्वेश्चन जो पहले आए हैं वो तो बन ही जाएंगे और जो आने वाले हैं उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिर भी मैं पॉलीमर में आपको कुछ और एग्जांपल्स भी बता दूंगा साथ में ताकि वो काम आए, पर बहुत ज्यादा पॉलीमर को पूरा पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पॉलीमर, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो पॉलीमर चीज क्या है? तो पॉलीमर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीमर। मर का मतलब होता है यूनिट, इकाई, और पॉली मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, जितना ज्यादा हम ले सके। तो पॉलीमर मतलब क्या होगा कि छोटी छोटी इकाई मिलके एक बड़ी इकाई बनाते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बड़ी यूनिट बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, साइकिल में, गाड़ी में जो चेन लगी होती है तो चेन को आप जरा ध्यान से देखेंगे, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो चेन छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ के बड़ी एक चेन बनती है और वही सर्कुलर पाथ में बना के हम उसका साइकिल में यूज करते हैं। तो वो क्या है, एक टाइप का पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही पॉलीमर होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जब अगर हो रहे हैं तो पॉलीमर को हमको पढ़ना है। तो बहुलक या पॉलीमर में का मतलब क्या है कि छोटी छोटी यूनिट मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी चेन या बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब रही बात ये कि पॉलीमर को हमको क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं, अलग अलग सोर्सेस हैं, अलग अलग तरीका है बनाने का। इन सब तरीकों से पॉलीमर वेरियस टाइप के क्लासिफाई हम उसको कर सकते हैं, लेकिन सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन जो आ रहे हैं किस पैटर्न पे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं वही समझने की जरूरत है हमको, और उतना ही पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में पूछा जा सके, बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। तो पॉलीमर में भी अगर हम लोग देखें तो ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कितनी आवश्यकता है वो हमको देखना है। तो मेन इसमें 3 चीजों पे फोकस किया है इसने, पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन। अब इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस तो आप गूगल कर सकते हैं, आराम से आपको पता चल जाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो पॉलीमर को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो पॉलीमर मेनली अगर हम देखें तो बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक मेजर क्लासिफिकेशन आता है, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। होमोपॉलीमर कहने का मतलब क्या है? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको साइकिल की चेन का उदाहरण दे रहा हूं, सपोज एक साइकिल की चेन है, ध्यान रखेंगे, सपोज एक साइकिल की चेन है, तो साइकिल की चेन, एक साइकिल की जो चेन है वो एक जैसी दिखती है, तो उनके जो मोनोमर यूनिट है वो एक जैसे होंगे। तो एक जैसे इकाई जब आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनते हैं, होमोपॉलीमर। इसका उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, पॉलीथीन है। पीवीसी बीसी का उदाहरण है, टेफ्लॉन बीसी का उदाहरण है। एक उदाहरण मैं पॉलीथीन का दे रहा हूं आपको। तो होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक संख्या में, 2 संख्या में, 3 संख्या में, कई संख्या में अगर ये आपके पास उपस्थित है तो इन ये किसकी उपस्थिति में क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जब ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, बहुलकीकरण होता है, तो ये जब पॉलीमर बनेंगे तो ये बॉन्ड जो है वो खुल जाएगा ऐसा दोनों तरफ। तो यही CH2 अपने ही CH2 से और जुड़ जाएगा। n नंबर है ना, 2 हुए तो 2 बार जुड़ेगा, 3 हुए तो 3 बार जुड़ेगा, और इस तरह से आगे जुड़ते चले जाएंगे और ये श्रृंखला बन जाएगी। तो चूंकि इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से, इसका जो नाम है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में वो है इथीन, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, या इसको इथाइलिन बोलेंगे तो वो पॉलीइथाइलिन भी उसको बोलते हैं। तो ये हुआ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों हुआ, ये जो चेन है वही चेन बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर।
समझ में आया? होमोपॉलीमर या इसको हम लोग बोल सकते हैं समबहुलक, हिंदी में कहते हैं समबहुलक। जब एक ही इकाई बार बार रिपीट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर या समबहुलक। एक होता है कोपॉलीमर या इसको हम बोल सकते हैं सहबहुलक है। तो कोपॉलीमर या सहबहुलक का मतलब क्या है? इसमें दो या दो से ज्यादा इकाइयां बनेंगी। मैं अभी कोपॉलीमर का छोटा सा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये इसमें अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, ए यूनिट है तो ए ही आपस में जुड़ते जाएंगे। तो इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया? होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होगा? एक यूनिट ए होगा और ये बी के साथ पहले जुड़ेगा और ये बनेगा ए बी, और फिर बहुत सारे ए बी आपस में जुड़कर बनाएंगे ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जो इकाई होगी वो दो या दो से ज्यादा, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। तो इकाइयां जो है इसमें दो या दो से ज्यादा होंगी तो वो क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर या सहबहुलक। इसके जो उदाहरण है जैसे बेकेलाइट है ना, नायलॉन 66 है, इस तरीके से। तो ऐसे ये सारे उदाहरण आएंगे, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, इसमें आप देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बहुत क्लियर है। होमोपॉलीमर मतलब एक जैसे यूनिट, कोपॉलीमर का मतलब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट अलग अलग यूनिट आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं। सपोज मैंने गाड़ी मोटर बाइक की चेन को साइकिल की चेन से जोड़ दी, तो दोनों चेन अलग अलग यूनिट के हैं, तो बिल्कुल क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? कोपॉलीमर के प्रजाति का होगा, है ना। तो ये इस तरीके से चलता है कोपॉलीमर। अभी देखिए मैं आपको, अब आप ये स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर का जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, है ना, स्क्रीन में। तो देखिए इस टेबल में आप देखेंगे टेबल नंबर 17.1 जो ऊपर वाला टेबल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि होमोपॉलीमर का जो टेबल बना है उसमें 7 एग्जांपल लिखे गए हैं। क्या है? पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन में उसका मोनोमर, मोनोमर मतलब क्या होता है? एकलक। और उसके यूजेस दिए हुए हैं जैसे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप, टॉयज, बैग्स, वायर, इंसुलेटर, बॉटल एक्सेट्रा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दिया है पीवीसी। तो आपको इसमें क्या करना है, जो टेबल मैंने दिया हुआ है इसमें आप लोगों को ये चीज पढ़ लेनी है, रट लेनी है, समझ लेनी है कि होमोपॉलीमर में आप देखेंगे सातों जो एग्जांपल दिए हैं जिनके मोनोमर दिए हैं सबके एक ही मोनोमर है, अलग अलग नहीं है, एक मोनोमर है। और यही आपस में रिपीट होके, जैसे इथाइलिन रिपीट होके पॉलीइथाइलिन बनाएगा, विनाइल क्लोराइड रिपीट होके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएगा, स्टाइलिन रिपीट होके पॉलीस्टाइलिन बनाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल रिपीट होके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनाएगा जिसको ऑर्गन भी बोलते हैं, है ना। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन रिपीट होके टेफ्लॉन बनाएगा 5वें नंबर में। इस तरीके से ये आपस में रिपीट होके बना रहे हैं, इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। इनके यूजेस भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर का एग्जांपल आप देखेंगे तो उसमें भी देखिए पहला है सिंथेटिक रबर या स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, है ना, जिसको ब्यूना एस भी बोलते हैं। इसमें देखेंगे 2 यूनिट है, एक है स्टाइरिन और एक है ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये 2 यूनिट पहले आपस में जुड़ के एक अलग बनाएंगे, 2 अलग अलग यूनिट आपस में जुड़ के एक मोनोमर बनाएंगे और वही मोनोमर बार बार क्या होगा? रिपीट होके पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ चूंकि 2 यूनिट जुड़ रहे हैं जिसको बोलेंगे कोपॉलीमर। ठीक इसी तरह से डेक्ट्रॉन में देख लीजिए, उसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टरथेलेट है। ऐसे सभी में आप देखेंगे तो 2-2 यूनिट हैं, तो यही 2-2 यूनिट आपस में जुड़कर जब पॉलीमर बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन में। तो पॉलीमर्स को अगर क्लासिफाई किया जाए अलग अलग तरीकों से, वैसे तो क्लासिफिकेशन के 6 से 7 तरीके हैं, बट वो सारे तरीके मैं नहीं बता रहा हूं और नहीं आपको पढ़ना है। बार बार कह रहा हूं, पढ़ना नहीं है उन चीजों को जो आपको पूछे ही नहीं जाने वाले हैं। जबरदस्ती ऐसा चीज पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स। तो बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेस पे देखिए, इसमें भी आप सिलेबस को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिलेबस में ही सिंथेटिक पॉलीमर्स है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, बोलेंगे ऊपर में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब जान लीजिए अगर सिंथेटिक है तो सेमी सिंथेटिक भी है, नेचुरल भी होते हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्स की बात करें तो सोर्स मतलब उन पॉलीमर्स को कहां से लाया जा रहा है, कहां से बनाया जा रहा है, कहां से मिल रहा है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, वो उसका सोर्स है। तो हम लोग बात करते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सेमी सिंथेटिक और एक होता है सिंथेटिक।
नेचुरल मतलब सिंपल है, प्लांट से, लिविंग बीइंग से कहीं से मिल रहा है तो वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर। जैसे कि प्रोटीन कहाँ मिलता है, हमारे बालों में प्रोटीन है, हमारे नाखून में प्रोटीन है, या अंडे में भी प्रोटीन है, और ऐसे अगर हम प्लांट्स में बात करें उसमें भी कुछ प्रोटीन है, जैसे सोयाबीन में प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स। रबर, नेचुरल रबर, रबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल रबर, एक होता है नेचुरल रबर। तो ये नेचुरल रबर जो है वो नेचुरल में आ जाएगा। सेल्यूलोज, आप जानते हैं सेल्यूलोज क्या होता है, स्टार्च है ना, हम लोग खाते भी हैं स्टार्च को। तो ये जो चीजें हैं ये सभी किस में आएंगे, नेचुरल पॉलीमर्स में, मतलब प्राकृतिक बहुलक। सेमी सिंथेटिक बहुलक या पॉलीमर, तो हम बात करें सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होगा कि जो नेचुरल पॉलीमर है उसी को ही अगर प्रोसेस करके, नेचुरल वाले को प्रोसेस करके एक दूसरे, एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर अगर बनाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज को ही क्या कर सकते हैं, क्या किया जाता है, प्रोसेस करके नाइट्रोसेल्यूलोज बनाते हैं जो उससे अच्छी क्वालिटी का होता है। उसी तरीके से रबर को अगर हम लोग वल्केनाइज कर दें तो वो कहलाता है वल्केनाइज्ड रबर, तो वल्कनीकृत रबर भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये जो चीजें हैं वो आती हैं सेमी सिंथेटिक में। अब बात कर रहे हैं किसकी, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होगा, जिसको पूरी तरह से आर्टिफिशियल, मतलब हम जिसको हमने पूरी तरह से नॉन नेचुरल सोर्सेज से बनाया, मतलब किसी और चीज के थ्रू बनाया है, वो क्या है, क्या आएगा, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, इथीन है, इथीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इथीन को क्या करना है, आपको पॉलीमराइज कराना है तो बनता है पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, और ये तीनों के तीनों सिलेबस में है। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बाकियों की अपेक्षा इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूछा इसी से ही क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या है, सिंथेटिक है, और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बैकेलाइट मैंने लिखा है ना, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सभी आप जितना भी देखते हैं ना अभी बाहर बहुत सारी चीजें जो लगती हैं कि ये पॉलीमर, सारी की सारी चीजें पॉलीमर्स हैं। प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं यहाँ जितने रखे हुए हैं, बैग्स पॉलीमर है ना, और अब देखेंगे तो टायर पॉलीमर है ना, ये सारी चीजें क्या है, पॉलीमर है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पॉलीमर सोर्स के बेस पे हमने बात कर लिया, अब वही पॉलीमर को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक होता है 1D एक डायमेंशन में, 2D 2 डायमेंशन में, 3D 3 डायमेंशन में। तो 1D मतलब क्या होगा, लीनियर पॉलीमर कहलाता है। लीनियर मतलब ऐसा सीधा सीधा। तो ये एक लाइन की पॉलीमर होती है, एक लाइन की, जैसे कि साइकिल की चैन को तोड़ दीजिए एक जगह से, एक लाइन का पॉलीमर, ठीक है, दैट इज 1D लीनियर पॉलीमर। और ऐसे पॉलीमर की डेंसिटी हाई होती है। हाई क्यों होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, समझने का क्या है, ये देखिए सभी लीनियर हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आराम से बैठ जाते हैं। तो जब एक के ऊपर एक होते हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है, स्पेस कम होगा मतलब इनका आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो मास बाई वॉल्यूम से आप देखो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो मैं आगे भी और बताऊंगा इसको पॉलीथीन की क्लासिफिकेशन में। तो ये होता है हाई डेंसिटी का, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा घनत्व ज्यादा होगा, और इनका गलनांक ज्यादा होता है। जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सभी क्या है, लीनियर में आते हैं, एक लाइन से जुड़ेंगे। दूसरा आता है 2D मतलब ब्रांच। अब यही लीनियर वाले में भी कभी कभी ब्रांच बन जाते हैं, प्रोसेस पे निर्भर करता है कि हमने उसको बनाया कैसे। तो ब्रांच मतलब कैसा, ये सीधा सीधा तो होगा ही, साथ में इसमें कुछ शाखाएं भी ऐसे ब्रांच हो जाएंगी। तो जब ये ब्रांच हो जाएगा तो क्या ये इसी तरीके से फिट हो पाएंगे एक के ऊपर एक, नहीं। जब ये ब्रांच हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। स्पेस आने का मतलब क्या हो गया, उनका वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो घनत्व क्या होगा, तो घनत्व का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मास बाई वॉल्यूम। जब वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ स्पेस बढ़ गया है और यहाँ पर स्पेस कम था, तो वॉल्यूम के बढ़ने से घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो ये हो जाता है लो डेंसिटी, और यह बोल सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। आगे देखते हैं इसका एग्जांपल जो है एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, ये सभी इसमें आते हैं 2D में या ब्रांच में, है ना। पॉलीथीन का भी एक हिस्सा 2D या ब्रांच वाला बनाता है। 3D में आता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बैकेलाइट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, वैसे बैकेलाइट आपके सिलेबस में नहीं है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो 3D में आता है। फिर भी आपको बैकेलाइट का स्ट्रक्चर देखना है, गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल पूरा का पूरा। और यहाँ मैं 3 डायमेंशनल बनाकर भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, क्लासिफिकेशन की, जब हमने सोर्स
और स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो सोर्स और स्ट्रक्चर के बेस पे जब क्लासिफाई किया तो इस तरीके से क्लासिफाई हुआ है। तो जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैं वो इन क्लासिफिकेशन में कहाँ आते हैं? जो तीनों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे वो सिंथेटिक में आते हैं पहली चीज, और इन तीनों इनमें कहाँ पर आते हैं? तो वो 1D लीनियर में आते हैं। ये तीनों लीनियर में आते हैं और यही तीनों किस में आते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। यहाँ मैंने जितने लिखे हैं इनमें इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी क्या है? सिंथेटिक। तो अब हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन सिंथेसिस। सिंथेसिस कहने का मतलब उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉलीमर बनेगा कैसे। तो सीधी सी बात है भाई, इसको 2 ही तरीके से मेनली बनाते हैं पॉलीमर को। एक होता है एडिशन मैकेनिज्म, एक होता है कंडेंसेशन मैकेनिज्म। तो बहुत ज्यादा आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना है, फिर से मैं कह रहा हूं भाई नहीं पूछने वाले आपको मैकेनिज्म, सीधे सीधे पूछेगा कौन सा पॉलीमर एडिशन है और कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन भी नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, एडिशन पूछेगा। फिर भी मैं दोनों बता देता हूँ छोटा छोटा ही। तो देखिए अगर हम बात करें एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? योग। योग मतलब सिंपल जोड़ना। अगर ये आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, सीधे सीधे जोड़कर बनाते हैं, तो वो एडिशन है। एक होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। तो संघनन एक ऐसा टर्म है जिसमें जब कोई 2 चीज आपस में जुड़ते हैं तो कोई ना कोई चीज वहां से बाहर निकलती है, किसी चीज का एलिमिनेशन होता है। तो मैं एडिशन में कह सकता हूं इसमें नो एलिमिनेशन, किसी भी चीज का विलोपन नहीं होगा, कोई चीज बाहर नहीं निकलती। बट इसमें क्या होगा? छोटे मॉलिक्यूल जैसे HCl, NH3, H2O, CH3OH, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या है? आदि, ये क्या होंगे? 2 चीजों के जोड़ने से ये बाहर निकलेंगे। अब इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्या करते हैं, सीधे सीधे रस्सियों को जब जोड़ते हैं, तो जब आप सादा रस्सी को जब आपस में जोड़ते हैं, ध्यान देंगे रस्सी को जब आप जोड़ते हैं तो सीधे बांध देते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, कोई चीज बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब 2 बिजली के तारों को जोड़ते हैं तब हम क्या करते हैं? तो बिजली के तारों को जोड़ते समय पहले उसकी प्लास्टिक की लेयर हटानी पड़ती है, उसके बाद प्लास्टिक की लेयर हटाने के बाद दोनों तारों को आपस में जोड़ के टेप लगा देते हैं। आपने देखा है? तो बिल्कुल आप ये जानते हैं, ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स में लेके बता रहा हूं आपको। तो एडिशन मतलब सीधे सीधे जोड़ना, और कंडेंसेशन मतलब उनके जोड़ने पे किसी चीज का बाहर निकलना। तो चलिए एडिशन के कुछ एग्जांपल देते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो 3 हैं, PVC, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, वो तीनों के तीनों कहां पर है? एडिशन में है। देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। एन मतलब बहुत नंबर में हमारे पास मोनोमर है। मोनोमर है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाम तो सुना है आपने, इसका नाम क्या है? इथाइलिन या एथीन भी बोलते हैं, इथीन बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। ये हो गया इथीन। अब क्या होगा? जब ये पॉलीमराइज होगा, ओपन होगा, ओपन होने का तरीका मैंने आपको बताया है। डबल बॉन्ड हटा देना है और अगल बगल में क्या करना है? देखें ऐसा है, ये डबल बॉन्ड है तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा, चेन पॉलीमर बन जाएगी। ये देखिए, तो ये इथीन और ये है पॉलीथीन। तो इस तरीके से ये क्या है? एडिशन। जब ये आपस में जुड़े एक दूसरे के साथ, ही जब जुड़ते चले गए तो कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल रही है, केवल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर नए बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये होता है एडिशन पॉलीमर, है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर दोनों CH2 में से दोनों हाइड्रोजन को, चारों हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दें? फ्लोरीन लगा दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन ही है ये, लेकिन ये हो जाएगा टेट्रा फ्लोरो इथीन। अब इसका नाम क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोइथीन। अब जब ये पॉलीमराइज होगा तो CH2 की जगह क्या होगा? CF2। यस, तो ये क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये क्या होगा? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, या इसको हम लोग बोलते हैं PTFE। बस इसी के सामने पॉली लगा देना है। जैसे इथीन के सामने पॉली लगाया पॉलीथीन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन के सामने पॉली लगा तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, या दूसरे शब्दों में इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। तो ये इस तरीके से, ये भी क्या है? एडिशन पॉलीमर है। ये भी हमारे सिलेबस में, ये भी हमारे सिलेबस में। अब बात करते हैं तीसरे की। अगर हम दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, चारों में से एक हाइड्रोजन हटा दें और लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन का दूसरा नाम भी है एक, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड।
वैसे तो ये क्लोरोइथीन है, कॉमन नेम में लिखते हैं विनाइल क्लोराइड, क्योंकि विनाइल कहलाता है जब डबल बॉन्डेड होता है। तो विनाइल क्लोराइड को जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये रहा Cl और ये इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो जैसे ये विनाइल क्लोराइड है वैसे ये क्या बनेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, PVC। ये भी हमारे सिलेबस में, और ये भी क्या है, एडिशन। तो एडिशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होंगे, जब एक डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर दो नए सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये इस तरीके से पूरी चेन बनाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन मैकेनिज्म। ऐसे ही एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन की जगह अगर आप साइनाइड रखेंगे तो इसको बोलते हैं विनाइल साइनाइड, या आप इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, डबल हट जाएगा, देखिए सिंगल हो जाएगा। फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या इसको PAN या ऑर्लॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एडिशन मैकेनिज्म। आगे हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन मैकेनिज्म की। तो कंडेंसेशन मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि कोई ना कोई एक अणु वहां से बाहर निकलेगा। तो कौन सा अणु यहाँ बाहर निकल रहा है, जैसे HCl NH3H2 कुछ भी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं नायलॉन 66 का। नायलॉन 66 जब बनता है तो उसके मोनोमर कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो उसमें दो मोनोमर है, एक होता है एडिपिक एसिड। अब ये एडिपिक एसिड क्या है ना, और एक होता है क्या, उसमें क्या बोलता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। तो चलिए मैं एक एडिपिक एसिड बनाता हूं पहले। तो एडिपिक एसिड होता है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH2। तो NH2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HNH, है ना। उसके बाद CH2 6 बार और फिर NH2। ये इसकी इकाइयां होंगी। इकाइयों को देखो, इसका नाम है एडिपिक एसिड और इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। ये हो गया मोनोमर। ये कोपॉलीमर है, सीधी सी बात है, कोपॉलीमर के 2 यूनिट से बन रहा है। अब क्या होंगे, सबसे पहले एक छोटा मोनोमर बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा वो आप देखेंगे, यहां से H और यहां से OH। तो यहां से OH और यहां से H निकलेगा, तो ये एक चेन बन जाएगी, एक चेन की एक कड़ी बन जाएगी। वो कड़ी क्या होगी, देखिए HO C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O, OH चला गया है, H चला गया है और ये हो जाएगा NH। ये आपस में जुड़ गए, ये कहलाता है एमाइड बॉन्ड, पॉली एमाइड बॉन्ड है। तो ये एमाइड्स हैं एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, NH फिर CH2 फिर 6 टाइम NH2। ये एक इकाई बन गई। अब ये एक इकाई क्या होगा, N नंबर में ले लो, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे। क्या होंगे, पॉलीमराइज। तो जब पॉलीमराइज ये होते हैं तो हर बार इनका OH जाएगा और हर बार NH2 का H जाएगा। तो ये क्या बनेगा, OH को भी हटा दीजिए अब, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O NH CH2 6 टाइम्स, और ये हो गया NH और ये आ गया, ये हो गया पॉलीमराइज। तो ये हो गया एक पॉलीमर। अब इस पॉलीमर को देखो, ये बना किससे है वो देखिए। ये तो है नायलॉन, बट इसके नामकरण को जरा ध्यान से देखिएगा। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन है, कार्बन को गिनिए, 1 और ये 4 और ये 1, है ना। तो टोटल हुए कितने, 6 कार्बन। और यहां आप देखेंगे तो यहां पर भी CH2 6 बार है, तो यहां पर भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। क्योंकि इस नायलॉन में इस तरीके से पूरी श्रृंखला बनी है, तो 6 कार्बन और 6 कार्बन के मोनोमर से बना है। इसका नाम क्या होता है, नायलॉन 6,6, इसलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6,6। तो ये हो गया कंडेंसेशन। क्यों हुआ कंडेंसेशन,
क्योंकि यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकला है। तो ये हो गया कंडेंसेशन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैकेनिज्म अलग होता है। और ये हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और ये हुआ कंडेंसेशन। ऐसे और भी एग्जांपल है, पॉलीएस्टर हो गए, पॉलीएमाइड्स हो गए, टेरलीन हो गया, डेक्रोन जिसको बोलते हैं, तो वो सभी किस में आते हैं? कंडेंसेशन में। बेकेलाइट किस में आता है? कंडेंसेशन में। इसी तरीके से एडिशन में जितने भी हैं अभी हमने पढ़े हैं अभी तक, जैसे कि ये हो गया PN हो गया, PVC हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सभी किस में आते हैं? एडिशन मैकेनिज्म में आते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में बात की गई है, पॉलीथीन, PVC और टेफ्लॉन। और 2016-17 में जो क्वेश्चन आए हैं वो पूरे के पूरे इन 3 पर ही डिपेंडेंट है। तो अभी तक जो पढ़े वो इंपॉर्टेंट तो था ही, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जैसे कि पॉलीथीन के बारे में हम जानते हैं कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज होके क्या बनता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस तरीके से चेन बन जाती है, तो उसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं। लेकिन ये पॉलीथीन 2 टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा पॉलीथीन को, बहुत सारे पॉलीथीन होते हैं। तो एक कहलाता है LDPE, एक कहलाता है HDPE। दोनों में फर्क क्या है? LDPE का फुल फॉर्म क्या होगा? लो डेंसिटी, क्या बोलेंगे? लो, आगे लिखा हुआ है वैसे, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और ये है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। डेंसिटी का फर्क है। क्यों फर्क आया डेंसिटी का? क्योंकि बन तो इसी से रहा है भाई, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस अलग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट जो है अलग बन रहा है। अलग का कारण ये है कि दोनों केस में जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। इस केस में जो प्रोसेस आप देखेंगे, इसी चीज को जब रिएक्ट कराया जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस और 1500 एटमॉस्फेयर 1500 पे और 0.1% ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर से कह रहा हूं, इस कंडीशन में 0.1% ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर एंड 1500 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर पे जब ये पॉलीमराइज कराया जाएगा तो किस टाइप का बनता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। लो डेंसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2D होता है, ब्रांच्ड होता है। इस कंडीशन में जब ये बनता है पॉलीथीन, तो ये इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग आ जाती है, और जब इसमें ब्रांचिंग आ जाती है तो इनके बीच में क्या बन जाते हैं? स्पेस, जिसकी मैंने बात की थी। स्पेस हुआ तो इनका वॉल्यूम जो है इनकी तुलना में वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा होती है। यहां देखेंगे इस प्रोसेस में क्या प्रोसेस है? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी कम लगा, प्रेशर भी कम लगा, क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट यूज होता है। और ये कैटलिस्ट है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, और एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने के पूरे चांसेस हैं। मे भी ये क्वेश्चन आ ही जाए कि पॉलीथीन में HDPE के लिए कौन सा रिएजेंट उपयोग में लाया जाता है, कौन सा विकर्मक, कौन सा कैटलिस्ट उपयोग में लाया जाता है। विकर्मक नहीं बोलेंगे, तो कैटलिस्ट जो है वो कौन है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बनाने से ये जो है वो इस तरीके से 1 डायमेंशन में बनते हैं, और जब ये 1 डायमेंशन में बनेंगे तो ये बिल्कुल इनकी पैकिंग क्या होगी? अच्छी होगी, क्लोज पैकिंग होगी। और ये जब 2D में बनेंगे तो नॉट प्रॉपरली पैकिंग, इनका पैकिंग प्रॉपर नहीं होगा, आपस में आप नहीं अच्छे से पैक हो पाएंगे। तो 1D ये लीनियर टाइप का बनता है, यहाँ 2D ब्रांचिंग टाइप का बनता है। इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इनके बीच का स्पेस कम है, इसलिए इनका वॉल्यूम कम होता है। अब सीधी सी बात है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो चूंकि इनका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। इनका वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम। तो इसका नाम हो जाता है क्या? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और इसका नाम क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीइथाइलिन के 2 मेजर टाइप्स हैं, इनसे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। मैं कह सकता हूं कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। पहले तो ये पूछा गया कि किस टाइप का पॉलीमर? लीनियर पॉलीमर दिख रहा है सीधे सीधे, है ना। आगे देखते हैं, चूंकि लो डेंसिटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? जल्दी टूटेंगे, जल्दी ब्रेक डाउन होगा, ये जल्दी नहीं टूटेंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। ये फ्लेक्सिबल होंगे, ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हैं पैकिंग का तरीका जो है, ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, ये फ्लेक्सिबल कम होते हैं, हार्डर होते हैं। चूंकि ये फ्लेक्सिबल है इसलिए पैकेजिंग हमने रैप किया है। जैसे सामान को हम पैक करते हैं तो पैकेजिंग में जो जल्दी पॉलीथीन इस्तेमाल होती है वो इस टाइप की लो डेंसिटी वाली। हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी में जो पॉलीथीन
यूज करते हैं या करते थे, वो जो आते हैं इसमें आते हैं पाइप, बॉटल, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, इसमें। मतलब इस टाइप की पॉलिथीन से ये चीजें बनाई जा सकती है। पाइप और बॉटल इनसे भी बनाई जा सकती है अच्छी क्वालिटी की। इसमें देखिए बकेट, डस्टबिन, कंटेनर, ऐसी चीजें जो है एचडी हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन से बनाई जाती है। इनके और यूजेस जानना है तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा कि कितने सारे इनके यूजेस हैं ना, बहुत सारे हैं। तो इनमें से कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं। तो क्लियर है, पॉलीथीन दो टाइप का होता है, एलडीपी और एसडीपी। किसको बनाने का तरीका क्या है, किसको बनाने का तरीका क्या है, मैंने बता दिया। इसमें कैसे हम जानते हैं कि कौन एसडीपी है, कौन एलडीपी है, ये भी मैंने आपको समझाया। तो पॉलीथीन के बाद आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो कि सिलेबस में दिया गया है। एक है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा है टेफ्लॉन। तो पीवीसी क्या है, पीवीसी नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का पी है, विनाइल का वी है, क्लोराइड का सी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये बनता किससे है, विनाइल क्लोराइड से। पहले भी मैंने एडिशन का जब मैकेनिज्म जो एग्जांपल दे रहा था उसमें मैंने बताया था कि ये विनाइल क्लोराइड है और ये इसी से क्या बनता है, पॉलीमराइज होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैंने ये नहीं बताया था उसमें क्या यूज होता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5C, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो ये ऐसा मैं छोटा सा बना रहा हूं, ये बेंजीन का वो होगा C++O और ये इस तरीके से, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके प्रेजेंस में ये विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये तो बनाने की यही एक टेक्निक है ना। तो ये जो पॉलीमर बनता है ये होता कैसा है, ये थर्मोप्लास्टिक नेचर का होता है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया नहीं है, बट समझिए थर्मोप्लास्टिक है, क्या सिंपल लिखा हुआ है कि ये क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने उसको हीट किया वो मेल्ट हो गया या सॉफ्ट हो गया, फिर हमने उसको दूसरे शेप में मोल्ड कर दिया, दूसरा शेप बना दिया। तो ये ऐसे हैं जो सॉफ्टन या मेल्ट ऑन हीटिंग बोल सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, रिमोल्ड किए जा सकते हैं या रीशेप। मतलब हम उसको एक अगर कोई चीज बनाया है हमने इस पीवीसी से तो उसको हम पिघला कर या दूसरे शेप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, मैंने बताया था। और ये क्या है, एडिशन है। एडिशन क्यों, सीधे जुड़ रहे हैं, कोई भी चीज बाहर नहीं निकल रही है, तो ये एडिशन है। लीनियर है, एक लाइन में ये बनता है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं पीवीसी, करंट इसमें नहीं लगेगा, करंट जो है इसमें पास नहीं हो सकता है ना। केमिकली ये क्या होता है, रेजिस्टेंट, मतलब आसानी से किसी केमिकल के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। इसलिए बहुत सारे जगहों पर पीवीसी का इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे होंगे आजकल हर चीज पीवीसी की आ रही है। पाइप भी आजकल जो बनते हैं, पहले लोहे की पाइप लगे होते थे, अब पीवीसी के पाइप लगे होते हैं। कूलर देख लो पीवीसी का बना हुआ है, बकेट, मतलब हर चीज जो है पीवीसी से बनी हुई है, बहुत सारी चीजें। तो वो सभी क्या है, केमिकली क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि हम शीट की बात करते हैं, पीवीसी की शीट बदे आपने देखी होगी। रेनकोट जो बनता है पीवीसी के बनते हैं। बैग है, डॉल्स हैं, केबल्स हैं, टॉयज हैं, ये सभी क्या है, पीवीसी के बने होते हैं। तो ये बात हो गई पीवीसी की। अगली बात कर रहा हूं मैं टेफ्लॉन। तीसरा क्या आता है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का फुल फॉर्म क्या है, इसको PTFE बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्या होता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ये बनाते कैसे हैं, तो सीधी सी बात है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बनेगा, है ना। तो ये तो बन गया, लेकिन इसमें लगता क्या है, किसकी जरूरत होती है, तो इसमें लगता है NH4 ट्वाइस H2O8, दैट इज अमोनियम पर ऑक्सीडाइसल्फेट। कैसे कह रहा हूं, अमोनियम पर ऑक्सीडाइसल्फेट। इसके प्रेजेंस में और हाई प्रेशर पे जब लगाते हैं तब ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेफ्लॉन बन जाता है। और टेफ्लॉन जो है केमिकली इनर्ट होता है, आप सभी टेफ्लॉन के बारे में जानते भी हैं। हीट रेजिस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। नॉन स्टिक सरफेस बनाने में इसका यूज होता है। नॉन स्टिकी सरफेस जैसे कि नॉन स्टिकी कुकवेयर्स हो गए, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आजकल गाड़ियों में भी टेफ्लॉन कोटिंग की जा रही है, बोलते हैं टेफ्लॉन कोट कराना है, क्योंकि उसको जंग लगने से बचाना है अपनी गाड़ी को या और अच्छा लुक देना है, तो हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग। ये वही टेफ्लॉन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पॉलीमर में का सिलेबस बहुत बड़ा है। वैसे तो सिलेबस नहीं कहा जाए तो पॉलीमर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके CGPSC SCF एग्जाम के सिलेबस में ये बहुत कम दिया हुआ है और यही 3 टॉपिक मेन दिए हुए हैं। और जितना भी दिया हुआ है, जितना मैंने बताया है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन अगर कोई एक आ भी गया तो मैं इसमें श्योर तो नहीं हूं, बट ये ही है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी चांसेस है। तो आप इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका पॉलीमर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब मैं आप लोगों को बताता हूं
पॉलीमर के उन क्वेश्चंस के बारे में जो 2016 और 2017 में आए थे। तो आपकी स्क्रीन में अब आपको दिख रहा होगा पॉलीमर का क्वेश्चन, है ना। तो 2016 की एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए 2016 का जो लिखा हुआ है, द मोनोमर ऑफ पीवीसी इज, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्लोरोइथीन, इथाइलिन, डाइक्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, नन, ये दिया हुआ है ना। तो हमको क्या करना है, मोनोमर पूछना है पीवीसी का। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि पीवीसी का मोनोमर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, पीवीसी का मोनोमर क्या होता है, क्लोरोइथीन। बस आपको याद रखना है कि पीवीसी बनता किससे है, इथाइल क्लोराइड से, या क्लोरोइथीन भी उसको बोलते हैं, उसका ही नाम है ना। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है 2016 में ही, टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टेफ्लॉन पॉलीमर कहां से मिला। तो सीधी सी बात है, कैसे बनता है, तो उसका आप देख लीजिए, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, टेट्राफ्लोरोइथीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन जो है ये रबर बनाते हैं, है ना। विनाइल क्लोराइड देखिए डी ऑप्शन में दिया है, वो तो पीवीसी बनाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। टेट्राफ्लोरोइथीन पहला ऑप्शन जो है वही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने देखा है, उसके एग्जाम्पल में क्या क्या आया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जो है बड़ी संरचना है ना, बड़ी स्ट्रक्चर है, ये एडिशन से नहीं बनता है, वैसे भी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, आपने सुना होगा। टेफ्लॉन तो आता ही है एडिशन में। फिर ये आगे चेक करते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, नायलॉन 66 दिया हुआ है। नायलॉन 66 में आपने देखा था कि H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला था, ऐसे ग्लिप्टल दिया हुआ है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन में टेफ्लॉन है। तो आपने देखा होगा 2016 के जो तीनों क्वेश्चन है, घूम फिर के तीनों क्वेश्चन केवल पीवीसी और टेफ्लॉन के बारे में है, और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखिए अगला जो मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये है 2017 के क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, फिर से टेफ्लॉन का ही क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन आएगा टेट्राफ्लोरोइथीन, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर कौन सा नहीं है बोल रहा है ना। पॉलीथीन लीनियर है, मैंने एग्जांपल में दिया था। पीवीसी लीनियर है। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन में क्या होता है, जहां पर विनाइल क्लोराइड में Cl होता है, वहां जैसे विनाइल साइनाइड में Cn होता है, तो Cl या Cn की जगह में अगर बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो वो बनता है स्टाइरीन, तो वही पॉलीस्टाइरीन बनता है, और ये भी एक लीनियर पॉलीमर है। और डी में आता है नायलॉन 66, ये भी क्या है, लीनियर पॉलीमर है। तो आंसर क्या आएगा, नन, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन लीनियर हो, सभी के सभी क्या है, लीनियर पॉलीमर्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड व्हेन। तो हम बात कर रहे हैं कोपॉलीमर या सहबहुलक की, तो ये कब बनता है। तो कोपॉलीमर कब बनता है देखने के लिए 4 ऑप्शन मैंने आपको समझाया था कि कोपॉलीमर में सिंपली एक टाइप की यूनिट जब जुड़ती हैं तो वो होमोपॉलीमर होती हैं, और दूसरे टाइप की 2 या 2 से डिफरेंट टाइप की यूनिट जुड़ती हैं तो वो कोपॉलीमर होती है। आप ऑप्शन को चेक कीजिए, पहला लिखा है 2 होमोपॉलीमर रिएक्ट्स विथ ईच अदर, और दूसरा क्या लिखा है 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स रिएक्ट विथ ईच अदर। यही बात है, दूसरा ही ऑप्शन होगा। 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के जो मोनोमर्स हैं जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, कोपॉलीमर। पहला ऑप्शन में 2 होमोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर जब होमोपॉलीमर से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फिर से होमोपॉलीमर बनेगा। तीसरा ऑप्शन दिया है 3 आइडेंटिकल होमोपॉलीमर्स, फिर से वही बात, होमोपॉलीमर्स तो होमोपॉलीमर ही बनाएंगे। फिर चौथा दिया है 2 आइडेंटिकल, जब भी आइडेंटिकल की बात हो गई तो वो होमोपॉलीमर की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है।